नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में परिवार रजिस्टर और जन्म मृत्यु पंजीकरण, इसकी हम लोग थ्योरी क्लास कर चुके थे और इसके अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये 50 क्वेश्चंस हैं और जो कि परिवार रजिस्टर और जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित है, ठीक है? इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो अधिनियम आया था, ये मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में 1969, ठीक है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम अस्तित्व में आया था। अच्छा, ये जो जन्म मृत्यु पंजीकरण है, जन्म मृत्यु पंजीकरण ये किस सूची में है? जैसे क्या ये संघ सूची में है, ये विषय, या फिर राज्य सूची का विषय है, या फिर समवर्ती सूची का विषय है? ये काहे का विषय है? ये आता है समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची वो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र का बोलबाला ज़्यादा होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण ये जो विषय है, ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। साथ ही साथ एक अधिनियम आप याद रखो, मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश पंचायत राज कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण, कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण, ठीक है? अनुरक्षण नियमावली ये कब आई थी? नियमावली कब आई थी? याद रखिएगा 1970 में, ठीक है? इसको भी मैंने आपको कराया है। तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया था? 1969 में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन थोड़े अलग अंदाज से। कह रहा है जन्म मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रीकरण कब से अनिवार्य हो गया? तो जब अधिनियम बना था उसी समय से ये अनिवार्य हो गया था। तो ये जो अधिनियम है, दरअसल इस एक्ट के तहत, ये जो एक्ट आया था जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, मैं इस एक्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस एक्ट के लागू होने से, या हम कहें इस एक्ट के लागू होने से क्या हुआ था परिवर्तन? देश में देश में जन्म और मृत्यु, और एक और टर्म है जो मृत जन्म कहलाता है। जन्म हुआ, मृत्यु हो गई, लेकिन कुछ शिशु ऐसे होते हैं जो मृत जन्मते हैं, ठीक है? तो मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य हो गया था। पंजीकरण अनिवार्य हो गया। तो ये याद रखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा देश में जन्म, मृत्यु और मृत जन्म का पंजीकरण अनिवार्य किया गया था? ये है 1969, ठीक है? भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो भारत का महारजिस्ट्रार होता है, याद रखो इसको, भारत का महारजिस्ट्रार, ठीक? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? इसकी नियुक्ति के द्वारा होगी? तो इसकी नियुक्ति होगी भारत सरकार के द्वारा, भारत की सरकार के द्वारा, ठीक है? उम, भारत की सरकार, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? जस्ट वेट अ मिनट। भारत सरकार कहाँ की होगी? भारत की, और ये भारत सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत सरकार। लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछते कि इसकी नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा अधिनियम है 1969। 1969 ये वही वाला अधिनियम है जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है, ठीक है? तो अधिनियम 1969 के तहत इस पद की नियुक्ति की जाती है, और ये भारत का सबसे बड़ा अधिकारी है जन्म मृत्यु पंजीकरण के मामले में, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अधिकारी है, ठीक है? वहीं अगर हम राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा, सबसे बड़ा अधिकारी, ये होता है मुख्य रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्य सरकार। बात समझ पा रहे हो? हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है केंद्र सरकार। नेक्स्ट देखो, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होती है? जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जब आप रोजगार प्राप्त करने के लिए, स्कूलों में प्रवेश करने के लिए, आय को प्रमाणित करने, आयु आयु होना चाहिए, आय नहीं। प्रयुक्त सभी, जैसे आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस जब आप बनवाने जाते हो तो वहां भी विवाह के अवसरों पर भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? फिर से समझो, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है?
केंद्र के द्वारा सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये होता है महा रजिस्ट्रार, ठीक है? और राज्य के द्वारा नियुक्त सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? ये होता है मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, ये तो केंद्र और राज्य हो गए। अब राज्य में थोड़ा-सा अंदर की तरफ अगर आप जाओगे, तो आपको मिलेगा मंडल। मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? याद रखिएगा ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये होता है अपर मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक? और वहीं अगर हम जिला की बात करें, जिला स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वो होता है जिला रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, ठीक है? और ये जो जिला रजिस्ट्रार होता है, दरअसल ये सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। और जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं, स्थानीय क्षेत्र, वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वो होता है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, ठीक? तो ये आप याद रखिए, केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी महारजिस्ट्रार हो गया, राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य रजिस्ट्रार हो गया, और मंडल के लिए अपर मुख्य रजिस्ट्रार, साथ ही साथ जिला के लिए जिला रजिस्ट्रार, जो कि सीएमओ होगा, और स्थानीय क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार होता है, ठीक है? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा? ये होगा मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, छठा। मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है? मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों होती है? बीमा के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिए, इन सभी के लिए। साथ ही साथ आपने आपने अगर कोई सामाजिक सुरक्षा ले रखी है, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है? सामाजिक सुरक्षा के तौर पर मिलने वाला दावा, मिलने वाला दावा जो होता है, उसके लिए भी आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। साथ ही साथ बीमा क्लेम अगर आपको चाहिए, तो फिर आपको, हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहाँ-कहाँ होती है? तो याद रखिएगा, सामाजिक सुरक्षा के तौर पर मिलने वाला कोई भी दावा होगा, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता काहे में है? माता शिशु की प्रसव के बाद देखभाल में, हाँ। प्रशासनिक प्रयोजन में, यहाँ भी पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, तो यहाँ भी जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग क्या है? मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है आनुवांशिक अध्ययन में, ठीक है? महामारी, रोगों की व्यापकता को समझने में, यहाँ भी है मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग, ठीक है? चिकित्सीय अनुसंधान में, और ये सभी, क्लियर बात? तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां है, उसके सारे के सारे, यानी कि ये सारे सही हो जाएँगे, और ये सारी की बात, ये सभी बातें मैंने आपको थ्योरी क्लास में कराई हैं। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? मैंने अभी आपको बताया था, जो जिला रजिस्ट्रार होता है, जिला रजिस्ट्रार, वो कौन होता है? वो होता है दरअसल सीएमओ, यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है? हाँ, और मैंने आपको क्या बताया था? जो केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो होता है महारजिस्ट्रार, ठीक है? महारजिस्ट्रार। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? वो होता है मुख्य रजिस्ट्रार, ये भी बताया था। और जो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होगा जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत, वो कौन होगा? उसे कहते हैं अपर मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है? अपर मुख्य रजिस्ट्रार। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है? एक बच्चा ये जन्म लिया और एक बच्चा ये। एक से अधिक बच्चे, यानी कि 2 या 3 भी बच्चे कभी-कभी जन्म लेते हैं। तो एक से अधिक जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई सूचना प्रपत्र नहीं भरना होगा, ये गलत है। जितने भी बच्चे होंगे, इनका दरअसल अलग-अलग अ, ये जो सूचना प्रपत्र होता है, ये भरना पड़ता है, ठीक है? तो अलग-अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा, हाँ, यही सही है, ठीक है? इसका आशय ये नहीं है कि एक गर्भ से एक साथ 2 बच्चे जन्म लिए हैं, तो फिर आप दोनों का एक साथ भर दोगे, नहीं। इनका अलग-अलग सूचना प्रपत्र आपको भरना होगा, ठीक है? चूँकि आप, हाँ, वीपीओ बनने जा रहे हो, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। नेक्स्ट देखो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है कितना? जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो पहले तो आप ये बताओ मुझे, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ये कहाँ हैं? जो प्रपत्र संख्याएँ हैं, दरअसल रजिस्ट्रार
स्तर पर विभिन्न प्रपत्र जारी किए जाते हैं। तो उसमें से कौन-सा प्रपत्र है जो जन्म प्रमाण पत्र की बात करता है? ये कौन-सा प्रपत्र संख्या है? बताओ। प्रपत्र संख्या। और हमें उस प्रपत्र संख्या के बारे में बताओ, कौन-सा नंबर का है जो मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करता है? तो ये जो जन्म प्रमाण पत्र की बात करता है, ये प्रपत्र संख्या है 5वाँ, और मृत्यु प्रमाण पत्र की जो बात करता है, वो प्रपत्र संख्या है 6ठा। ठीक है? अच्छा, इसी में ये जो अधिनियम है, एक्ट 1969, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969, ये शायद 69 ही है, 1969 जो भी है आप देख लेना। इसकी एक धारा है, धारा कौन-सी है? धारा है 12, ठीक है? और ये इसी 12 के अनुसार लिखा गया है कि जो भी जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जो शुल्क है, वो शुल्क नहीं है, यानी कि निःशुल्क, निःशुल्क जारी करेगा। क्या? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ये निःशुल्क जारी किए जाएँगे, ठीक है? तो धारा है 12, याद रखिएगा, धारा 12 के तहत जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ये दोनों ही निःशुल्क जारी किए जाएँगे। आंसर होगा निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, गुमशुदा व्यक्ति को कब मृत माना जाता है? तो इसके बारे में मैंने बताया था, अगर 7 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है? और कोई भी बंदा है, मान लो ये कोई व्यक्ति है और 7 वर्ष बीत चुके हैं, इस व्यक्ति को ना तो किसी ने देखा है और ना ही किसी ने इसके बारे में कोई सूचना ली है, सुना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये व्यक्ति फलानी जगह रह रहा हो, ठीक है? तो ना तो इसके बारे में अगर देखा जाता है और ना ही इसके बारे में कोई घटना या कोई बात सुनी गई है 7 साल तक, पिछले 7 वर्षों तक, तो फिर इसे मृत मान लिया जाता है, ठीक है? और इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करेगा न्यायालय। तो ये यहाँ से आप 2 बातें याद रखो, कोई व्यक्ति मृत कब माना जाता है? यदि वो व्यक्ति गुम हो जाए, यानी कि गुमशुदा है कोई व्यक्ति, तो उसे मृत कब माना जाएगा? यदि उसे पिछले 7 वर्षों से ना तो देखा गया हो और ना ही उसके बारे में कोई खबर मिली हो, ठीक है? तो उसे मृत माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है न्यायालय। तो आंसर होगा आपका, गुमशुदा व्यक्ति को मृत कब माना जाता है? जिसे पिछले 7 वर्षों से ना तो देखा गया हो, ना ही सुना गया हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, भारत से बाहर पैदा हुए किसी भारतीय दाम्पत्य के बच्चे के जन्म का पंजीकरण ये कहाँ होगा? भारत से बाहर जन्मे बच्चे का अ, जिसके दाम्पत्य अगर अपने यहाँ भारत में आए हैं, फिर उसका पंजीकरण कैसे होगा? किस अधिनियम के तहत होगा? तो याद रहे, उसका जो पंजीकरण होगा वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत होगा, ठीक है? करेगा कौन? रजिस्ट्रार ही करता है। लेकिन एक बात याद रखो, ये जो अधिनियम है 1969, ठीक? इस अधिनियम की एक धारा है 20 का 2, याद रखो इसको, धारा 20 का 2, ठीक? ये क्या कहती है? ये कहती है कि जैसे ही वो दाम्पत्य अपने बच्चे को लेके, जिसका जन्म विदेश में हुआ था, उस बच्चे को लेकर भारत आते हैं, तो 60 दिनों के अंदर-अंदर, 60 डेज़ के अंदर-अंदर उन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रार के समक्ष या हम ये कहें रजिस्ट्रार से वो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्र, हाँ, प्राप्त कर सकते हैं, या रजिस्ट्रार को 60 दिनों के अंदर-अंदर जन्म प्रमाण पत्र जारी करना ही होगा, ठीक है? तो आप ये डेज़ याद रखो, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये किस धारा के तहत उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा? तो धारा 20 का 2, ठीक है? फिर से देखो एक बार, भारत से बाहर जो बच्चा पैदा होता है, उसे किसी भारतीय दाम्पत्य के बच्चे के जन्म का पंजीकरण अगर कराना होगा, तो वो कैसे कराएगी दाम्पत्य अपने बच्चे का पंजीकरण? किस अधिनियम के तहत कराएगा? तो वो होगा नागरिकता अधिनियम 1955। किस धारा के तहत कराएगा? ठीक है? अ, रजिस्ट्रार के समक्ष। तो जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 20 का 2 के तहत, और कितने दिनों के अंदर-अंदर उसे कराना होगा? 60 दिनों के अंदर-अंदर रजिस्ट्रार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म से क्या तात्पर्य है? सपोज़ करो कोई बच्चा है, उसने जन्म लिया और वो जीवित है, तो ये जीवित जन्म है। कोई बच्चा है और उसने जन्म लिया, लेकिन ये मृत जन्मा। तो जन्म तो हुआ, लेकिन इसका ये अभी मृत है। तो जन्म से क्या तात्पर्य है? जन्म से ये दोनों ही तात्पर्य है। तो ये दोनों ही जन्म में आएँगे, चाहे वो जीवित जन्मा हो या फिर वो मृत जन्मा हो। तो केवल मृत जन्म ही जन्म के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है? और ना ही केवल जीवित जन्म जन्म के अंदर आते हैं, बल्कि ये दोनों ही
चाहे वो जीवित जन्मा हो या फिर वो मृत जन्मा हो, वो मृत जन्म के यानी कि हम कहें वो जन्म के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। फिर से समझ लो, 1969 एक्ट के तहत जन्म से क्या तो तात्पर्य है? जन्म जीवित जन्म हो और जन्म मृत जन्म हो, ये दोनों ही जन्म के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखो, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है? अभी आपने जन्म देखा था, केवल जन्म, तो इसमें जीवित जन्म भी आ रहे थे और फिर मृत जन्म को भी इसके अंतर्गत रखा गया था। अब आपसे केवल जीवित जन्म के बारे में पूछ रहा है। तो जीवित जन्म क्या है? जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो, उसे जीवित जन्म कहेंगे। जैसे सांस लेना, ठीक है, हरकतें करना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन पढ़ो जरा, माता से निष्कर्षण के पश्चात जब वो गर्भ से बाहर आता हो, आए, तो संतान श्वास लेता हो, तो ये जीवित जन्म है। ठीक है, ये दोनों सही हो गया। यानी कोई ना कोई हरकत वो करता हो, सांस लेता हो, ठीक है, तो उसे जीवित जन्म के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? महारजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है? और मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? ये होगी राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है? ये देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना? तो आपसे यही पूछा गया है, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट देखो, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो इस प्रकार की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के भीतर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो राज्य सरकार आगे आएगी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा और कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की जा सकती है? तो एक जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है, एक होता है जिला रजिस्ट्रार, ठीक? जिला रजिस्ट्रार, और ये राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करता है। और इसके अलावा कितने होंगे? इसके अलावा कोई निश्चित संख्या नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतनों की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है? हाँ, हाँ, ये निश्चित संख्या है कि जिला रजिस्ट्रार कितने होंगे? जिला रजिस्ट्रार 1 होगा और उसके बाद जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार होंगे, उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, प्रपत्र संख्या 2 किससे संबंधित है? प्रपत्र संख्या 2 ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, प्रपत्र संख्या जो 2 है, आप अगर 1 की बात करो, प्रपत्र संख्या 1 किससे संबंधित है? तो ये है जन्म सूचना पत्र से। 2 प्रपत्र संख्या किससे संबंधित है? ये 1 है और ये 2 है। 2 किससे संबंधित है? ये है मृत्यु सूचना पत्र से। प्रपत्र संख्या 3 किससे संबंधित है? ये है मृत जन्म से, मृत जन्म सूचना पत्र से, ठीक है? और प्रपत्र संख्या अगर हम 4 की बात करें, तो मृत्यु की चिकित्सीय चिकित्सीय प्रमाणन प्रपत्र, ठीक? तो ये 4 हैं, इनको याद रखो, हालाँकि हैं टोटल 13, तो हाँ, आपको याद 13 भी रखने हैं, ठीक है? लेकिन शुरू के ऊपर के 4 बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। तो प्रपत्र संख्या 2 किससे संबंधित है? ये है मृत्यु सूचना प्रपत्र से, मृत्यु सूचना प्रपत्र, ठीक है? नेक्स्ट देखो, गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उसकी स्वीकृति आवश्यक है। किससे आवश्यक है? उसकी स्वीकृति किससे ली जाती है? ध्यान रखो, जब भी कभी गोद लेने की स्थिति आएगी किसी बच्चे को, तो उसकी स्वीकृति हमेशा संबंधित मजिस्ट्रेट से ली जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? थ्योरी क्लास में। हाँ, नेक्स्ट देखो, कोई भी व्यक्ति जन्म या मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि की तलाश करवा सकता है। भाई, तलाश आप करवा सकते हो, शुल्क दीजिए, शुल्क दीजिए, रुपए दीजिए, जितना भी चार्ज लगता हो आप वो पे कर दो, आप अपनी प्रविष्टि की तलाश करवा सकते हो, है ना? शुल्क देकर। फिर से समझ लो एक बार, कोई भी व्यक्ति जन्म या मृत्यु के रजिस्टर की प्रविष्टि, किसी भी प्रविष्टि की तलाश करवा सकता है, तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। किसी भी सरकारी कार्यालय में आप जाते हो और अगर आपको अपना काम करवाना है, तो उस स्टाफ को, हाँ, कुछ पे करना पड़ता है और इसके बाद वो फिर आपको जन्म या मृत्यु की रजिस्टर की प्रविष्टि को निकाल के आपको दे देगा, ठीक है? प्रपत्र संख्या 3 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो प्रपत्र संख्याएँ मैंने अभी आपको बताया था, पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है जन्म सूचना प्रपत्र, ये सारे के सारे जितने भी हैं, वो रटे होने चाहिए आपको। दूसरा क्या है? जन्म के बाद, हाँ, मृत्यु सूचना प्रपत्र। तीसरा कौन है? तीसरा है मृत जन्म सूचना प्रपत्र।
ठीक। चौथा क्या है? चौथा आपको लगेगा मृत जन्म सूचना प्रपत्र, इसके बाद चिकित्सा वाला मैंने लिखवाया था। चिकित्सा प्रमाणन प्रपत्र, प्रमाणन प्रपत्र। 5वां मैंने क्या बताया था आपको थ्योरी क्लास में? ज़रा मुझे रिवीज़न करवाओ। जन्म जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। 5वां क्या था? ये 5वां हो गया। छठा क्या था? ये था मृत्यु प्रमाण पत्र। 7वां क्या था? जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद आता है जन्म रजिस्टर। और 8वां कौन आता है? इसके बाद आता है मृत्यु रजिस्टर। ठीक है? और 9वां, 9th नंबर मृत जन्म रजिस्टर। ठीक? 10वें में आ जाओ, मृत जन्म रजिस्टर हो गया। इसके बाद आता है अनुपलब्धता अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। ठीक है? और 11 नंबर में क्या आता है? 11 नंबर में आता है जन्म रिपोर्ट। ये मासिक तैयार होती है। 12 नंबर में मृत्यु रिपोर्ट, ये भी मासिक तैयार होती है। और 13 नंबर में आता है मृत जन्म रिपोर्ट। ठीक है? तो ये कुछ प्रपत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। तो 3 नंबर में आ जाओ। 3 नंबर में क्या है? मृत जन्म सूचना पत्र, मृत जन्म सूचना पत्र। ठीक है? नेक्स्ट देखो, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अनुसार रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में घटित होने वाले जन्म मृत्यु की सभी घटनाओं का विवरण रखना अनिवार्य होता है? कौन सी धारा है जिस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र में जो भी घटनाएं घट रही होंगी, चाहे किसी की मृत्यु हो रही हो या किसी का जन्म हो रहा हो या कोई मृत जन्म ले रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उन सभी घटनाओं का विवरण रखना जरूरी है। ये कौन सी धारा आदेश देती है? ये धारा आदेश देती है धारा नंबर 7। तो धारा 7 है यही धारा। इसमें एक शब्द का वर्णन किया गया है, उप रजिस्ट्रार। उप रजिस्ट्रार, इसके बारे में जरा आप समझो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दरअसल धारा 7 क्या कहता है? धारा 7 कहता है जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार मुख्य मुख्य रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से या पूर्व अनुमति के द्वारा उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकता है। उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति नियुक्ति कर सकता है। ठीक है? तो याद रखिएगा उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन कर रहा है, किस धारा के तहत उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है और किसकी पूर्व अनुमति से उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? याद रखिएगा इसको। फिर से एक बार समझ लो, धारा 7 इसमें क्या कहा गया है। ये धारा 7 काहे की है? ये धारा 7 है वही अधिनियम 1969 वाला। ठीक है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 7 कहती है कि उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो सकती है। कौन करेगा? रजिस्ट्रार ही मुख्य रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से उप रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जाती हैं? तो कितनी प्रतियां होती हैं? केवल पहली होती है ना? केवल प्रथम प्रतिलिपि इसे निःशुल्क जारी किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षर के लिए किसे अधिकृत किया जा सकता है? किसी को भी अधिकृत नहीं किया जा सकता है, मैंने थ्योरी क्लास में आपको बताया है। रजिस्ट्रार दरअसल स्वयं हस्ताक्षर करेगा, वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को अधिकृत इस मसले पर नहीं करेगा। ठीक है? किसी को भी नहीं। यहां तक बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास रखेगा? फिर से समझो, जैसे जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां एक रजिस्ट्रार होता है। ठीक? एक रजिस्ट्रार होगा, इसने कोई रजिस्टर तैयार किया। ठीक है? जन्म, मृत्यु, मृत जन्म, ये सारे के सारे लिख के इसने कोई पंजिकाएं तैयार की। ये जो पंजिकाएं हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये अपने पास कब तक रखेगा? तो याद रखिएगा, ये अपने पास कब तक रखेगा? ये अपने पास रखेगा 1 साल तक। ठीक? इसके बाद ये फिर आगे ट्रांसफर कर देगा। आगे किसे देगा? आगे देगा जिला रजिस्ट्रार को। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसे सौंपता है? ये सौंपता है जिला रजिस्ट्रार को। ठीक है? तो ये अपने पास 1 साल तक रखेगा, इसके बाद फिर आगे ट्रांसफर कर देगा। यदि यह जानकारी मिले कि बच्चा अवैध है, तो पिता के रूप में किसका नाम भरा जाएगा? यदि यह जानकारी मिले कि बच्चा अवैध है, तो ऐसी स्थिति में कॉलम को खाली रखा जाएगा, उसमें किसी का नाम नहीं भरा जाएगा। ठीक है? हाँ, किसी का भी नहीं। ठीक है?
अब ये नहीं कि पता चला अवैध बच्चा है तो फिर आप अवैध उसमें भर दो। अब पिता का तो नाम पता नहीं है तो पिता का तो भर ही नहीं सकते हो, और पिता के कॉलम में माँ का नाम कैसे डाल सकते हो? ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखो, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण करता है? तो ये कौन सी धारा है जिसके तहत रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण करता है? धारा है 12। ठीक है, आंसर हो जाएगा 12। अब एक धारा समझो, धारा ये 22 है। इसमें क्या है? ये जो अधिनियम है 1969 के तहत धारा 22 में क्या है? इसमें दरअसल निर्देश देने की शक्ति है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कि धारा जो अधिनियम है 1969 की के प्रावधानों का गंभीरता से पालन किया जाए। इसी में धारा एक है 24, ये क्या करती है? दरअसल धारा 24 अपराधों के शमन से संबंधित है, और धारा 25 क्या है? ये अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 अभी मैंने आपको अधिनियम नहीं पढ़ाया है, ठीक है? अभी जब मैं अधिनियम आपको एक लेक्चर लेके आऊँगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का होगा, 20 से 25 मिनट का। और उसमें सारी की सारी जितनी भी धाराएँ होंगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी, वो आपको मैं सारी की सारी धाराएँ बता दूँगा, ठीक है? तो अभी ये सेगमेंट आपका छूटा हुआ है थ्योरी क्लास में। तो चलिए इसको आप याद रखो, धारा 12। नेक्स्ट देखो, जन्म और मृत्यु की पहली प्रति रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी, मतलब फिर से पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 31, जन्म और मृत्यु की जो पहली रजिस्ट्रार द्वारा प्रति वो दी जाएगी कैसे? 50 रुपए शुल्क लेके निःशुल्क दी जाती है ना? जो जो पहली प्रति होती है वो तो निःशुल्क ही दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण के संबंध में सही कथन बताओ। तो पहला कथन दिया है, यदि बच्चे के नाम का रजिस्ट्रीकरण 1 वर्ष के बाद हो रहा है और 15 वर्ष के भीतर करवाया जाएगा तो विलंब शुल्क लगेगा, साथ ही साथ राज्य नियमावली के तहत उसका पंजीकरण कर लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान याद रखो। 1 वर्ष के बाद और 15 वर्ष के भीतर भीतर अगर करवाना है तो विलंब शुल्क के साथ राज्य नियमावली के तहत उसका पंजीकरण किया जाएगा। ठीक है। और अच्छा, अब आगे देखो जरा, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण बिना नाम के भी किया जा सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था, जब भी कभी रजिस्ट्रार किसी बच्चे का अभी नामकरण नहीं हुआ है, तो उसका जब नाम रखा जाएगा तो 1 साल के अंदर-अंदर उसे रजिस्टर में प्रविष्टियाँ कर दी जाएँगी। अच्छा, किस धारा के तहत या किस नियम के तहत ये सारा काम होता है? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जन्म मृत्यु नियमावली 2002 है, उसकी नियम संख्या है 10। ये नियम संख्या कहती है कि 1 साल के भीतर-भीतर जो अभी गुमनाम बच्चा था, जिसका नामकरण नहीं हुआ था, उसका नामकरण उसके माता-पिता के सहयोग से, हाँ, 1 साल के अंदर-अंदर उसकी प्रविष्टि करवा दी जाए। ठीक है? तो यही लिखा है, बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण उसके बिना नाम के क्या किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसकी प्रविष्टि, नाम की प्रविष्टि कब तक हो जानी चाहिए? तो 1 साल के अंदर-अंदर। ये ड्यूरेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है? दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट देखो, यदि कोई जन्म या मृत्यु की घटना घटित होने के 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है? तो उसे किसके लिखित आदेश पर दर्ज की जा सकती है? याद रखिएगा, ये दर्ज की जा सकती है ग्राम प्रधान के, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम के लिखित आदेश पर उसे दर्ज किया जा सकता है। यदि कोई जन्म मृत्यु की घटना घटित होने के 1 साल के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है, यानी कि 1 साल के अंदर-अंदर रजिस्ट्रीकृत हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि विलंब हो गया है। तो विलंब शुल्क फिर विलंब शुल्क वसूला जाएगा, ₹10 विलंब शुल्क वसूला जाएगा, और इसके बाद एसडीएम के आदेशानुसार उसकी प्रविष्टि कर ली जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, जन्म रिपोर्ट फॉर्म संख्या 1 भरते समय बच्चे का नाम नहीं रखे जाने की स्थिति में क्या होगा? फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, गलत है ये बात। पंक्ति को खाली छोड़ दिया जाएगा। हाँ, यही बात सही है। लड़का शिशु या लड़की शिशु लिखना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कोई भी नाम नहीं लिखना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये कोई भी नाम लिख देना चाहिए, ये गलत है। ठीक है? ऐसे ही थोड़ी ना नाम लिख दोगे यार। तो पंक्ति को खाली छोड़ा जाना चाहिए। वो कॉलम छोड़ दिया जाएगा, और फिर मैंने आपको क्या बताया था, 1 साल का उसको टाइम दिया जाएगा उसके गार्डियंस को, और नियम संख्या 10, और नियमावली कौन-सी है? 2002, हाँ। 2002 के नियम संख्या 10 के अनुसार 1 साल का टाइम दिया जाएगा, और 1 साल के अंदर-अंदर उसके नाम की प्रविष्टि कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया में प्रपत्र संख्या 1 का संबंध क्या है? का संबंध क्या है? आपसे ये पूछा है। मैंने आपको बताया था प्रपत्र सारे 1, 2, 3, 4 डॉट, 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 डॉट बहुत सारे बताए थे। इसमें क्या है? इसमें जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र, जन्म मृत्यु सूचना प्रपत्र, है ना? जन्म मृत्यु सूचना प्रपत्र के बाद क्या था? चिकित्सा वाला सिस्टम था, कुछ चिकित्सीय प्रमाण प्रपत्र, है ना? और इसके बाद क्या था? इसके बाद था जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और
अ, इसके बाद ये हो गया जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और फिर क्या था? रजिस्टर थे, जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर, मृत जन्म रजिस्टर, है ना? तो ये सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो यहाँ से प्रपत्र संख्या 1 में क्या हो जाएगा? जन्म सूचना पत्र, ठीक है? नेक्स्ट देखो, प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय कहाँ होता है? प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय कहाँ होता है? जो भी रजिस्ट्रार होता है, उसे जो भी स्थान दिया जाता है या हम कहें जो भी क्षेत्र दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में काम करोगे, तो इसी क्षेत्र में इसका कार्यालय नियुक्त कर दिया जाता है, एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है? तो उसके स्थानीय क्षेत्र में इसका कार्यालय हाँ, बना दिया जाता है। प्रत्येक रजिस्टर के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखी होगी? तो ये स्थानीय भाषा में लिखी होती है, ठीक है? जब मैं आपको पंचायत सिटीज़न चार्टर की क्लास लूँगा, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा ये सारी बातें। तो स्थानीय भाषा में ये सारी बातें लिखी जाती हैं। कि कौन-कौन सी आपको सुविधाएँ मिलनी हैं, कौन-सा अधिकारी किस टाइम मिलेगा आपको, है ना? हाँ, जिससे जो लोकल के लोग हैं, वो कार्यालय से बड़ी सहजता और सरलता से जुड़ सकें, ठीक है? तो प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी दरवाजे के पास लगे बोर्ड पर सूचना किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए स्थानीय भाषा में, ठीक है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर लगे बोर्ड पर क्या लिखा होना आवश्यक है? स्थानीय क्षेत्र का नाम जिसके लिए वह नियुक्त है, बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रार का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रार के हाज़िरी दिन और घंटे होने चाहिए। तो ये सारे के सारे हाँ, आपको स्टेटमेंट्स वहाँ पर लिखे हुए मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 बच्चे के जन्म का पंजीकरण किया जा सकता है। नाम रखने के पश्चात, बिना नाम के, उपयुक्त दोनों परिस्थितियों में, यही सही है। बच्चे का पंजीकरण सपोज़ करो ये बच्चे का जन्म हुआ, अभी इसका नामकरण हुआ ही नहीं है, अभी इसका नामकरण संस्कार हुआ ही नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण किया जाएगा, लेकिन जो नाम वाली पंक्ति है कॉलम है, उसे छोड़ दिया जाएगा। तो नाम रखने के पश्चात भी उसका पंजीकरण हो सकता है और बिना नाम के भी उसका पंजीकरण हो सकता है, ठीक है? रजिस्ट्रार अपने कार्यक्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? रजिस्ट्रार अपनी कार्य क्षेत्र की सूचना किसे भेजता है? महिला बाल विकास मंत्री को नहीं भेजता है, मुख्यमंत्री तो इससे संबंधित ही नहीं है, परिवार कल्याण मंत्री भी इससे संबंधित नहीं है। ये भेजेगा मुख्य रजिस्ट्रार को। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेज दिया जाता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो जरा। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधी दस्तावेज 1 साल के बाद किसे भेज दिया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? ये सपोज़ करो रजिस्ट्रार है और ये कोई दस्तावेज तैयार करता है। गाँव में या उसके क्षेत्र में कितने लोग जन्मे, कितने लोग मरे, कितने लोगों या कितने बच्चों की मृत जन्म हुई, इन दस्तावेज़ों को तैयार करता है, फिर 1 साल तक ये अपने पास रख सकता है, तैयार कर सकता है, ठीक है? इसके बाद ये किसे भेजेगा? इसके बाद ये भेजेगा जिला रजिस्ट्रार को, ठीक है? पीछे भी ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर हो जाएगा जिला रजिस्ट्रार, ठीक? नेक्स्ट जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? मंडल स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? मैंने अभी आपको बताया था। केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा महारजिस्ट्रार, राज्य स्तर पर सबसे बड़ा मुख्य रजिस्ट्रार, मंडल स्तर पर सबसे बड़ा अपर मुख्य रजिस्ट्रार और जिला स्तर पर सबसे बड़ा सीएमओ, जिला रजिस्ट्रार, जिसे सीएमओ भी कहा जाता है। तो मंडल स्तर पर कौन होगा? मंडल स्तर पर होगा अपर मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है? हाँ, ये मुख्य रजिस्ट्रार ये राज्य स्तर पर है और महारजिस्ट्रार ये केंद्र स्तर पर है। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 का संबंध किससे है? प्रपत्र संख्या 6, प्रपत्र संख्या 6 क्या है? ये जन्म सूचना प्रपत्र था एक पे, 2 नंबर में क्या था? रिवीजन किया करो एक बार-बार इनका, तो ये चीज़ें आपको याद रह जाएँगी, ठीक है? तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहले नंबर में क्या था? पहले नंबर में था जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र, इसके बाद चिकित्सा प्रमाणन प्रपत्र, इसके बाद था जन्म प्रमाण पत्र, इसके बाद था मृत्यु प्रमाण पत्र। 6 पूछा है आपसे, आंसर हो जाएगा गलत हो गया ये नहीं होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है? दूसरा सही होगा आंसर। क्लियर बात? 44 का मृत्यु प्रमाण पत्र। निम्नलिखित में से उपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है? उपलब्धता प्रमाण पत्र। ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 45 में मैंने क्या बताया था आपको? उपलब्धता प्रमाण पत्र। जरा देखो, सबसे पहले कौन-सा था? रिवीजन करो। सबसे पहले था जन्म सूचना प्रपत्र, मृत्यु सूचना प्रपत्र, इसके बाद कौन था? मृत जन्म सूचना प्रपत्र, फिर कौन था? चिकित्सा प्रमाणन, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र,
इसके बाद था जन्म रजिस्टर, मृत्यु रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर के बाद था अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। तो आपसे अनुपलब्धता के बारे में ही पूछा गया है, ठीक है? उपलब्धता, हाँ, प्रमाण पत्र। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, ये 10वां हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? तो इसको मैक्सिमम टाइम्स आपको रिवीजन करना है, ठीक है? हाँ, तभी बात बनेगी कुछ। क्वेश्चन नंबर 46 देखो। मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मृत्यु, जन्म या मृत जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश कहाँ है? किस प्रपत्र में है? तो मृत जन्म का मासिक सारांश किस रिपोर्ट में है? आओ जरा पीछे, पीछे एक बार फिर से देखो। 10वां हो गया था, मैंने आपको बता दिया था, ये 10वां था। ये क्या था? ये था उपलब्धता प्रमाण पत्र, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? जन्म की रिपोर्ट मासिक तैयार होती है, मृत्यु की रिपोर्ट मासिक तैयार होती है, और इसके बाद मृत जन्म की रिपोर्ट। तो ये जो होगा ये 13वां होगा, आंसर होगा 13वां प्रमाण। हाँ, ऑप्शन हो जाएगा आपका, हाँ, 13वां। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा, मृत जन्म के मासिक रिपोर्ट का सारांश ये किस प्रपत्र में आपको देखने को मिलेगा? 13वां। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के प्रविष्टि में लिपिकीय अथवा औपचारिक गतिविधियों या सॉरी औपचारिक गलतियों संबंधी जांच किसके द्वारा की जाती है? ये जांच कौन करेगा? जो लिपिकीय गलतियां होंगी उसकी जांच स्वयं रजिस्ट्रार करता है ना? स्वयं रजिस्ट्रार करेगा। कहाँ गया आंसर? ये है आपका 47 का, ठीक है? लिपिकीय गलतियां किसके द्वारा देखी जाएंगी? वो देखी जाएंगी स्वयं रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10(3) के अधीन मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे, उसे कितना रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है? तो ये जितना भी जुर्माना है, मैंने जब आपका ये एक्ट 1969 पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक चीज कॉमन देखी थी। कॉमन क्या थी? जो जुर्माना की राशि है वो लगभग 50 रुपए लगभग हर जगह लगाई जा रही थी, ठीक है? हाँ, तो लेकिन कुछ एक आध जगहों को छोड़ के, लेकिन मैक्सिमम जो जुर्माना की राशि थी वो मैंने जो कहा था वो 50 रुपए लगाई जा रही। तो इसमें एक चीज कंफर्म है कि अगर यहाँ पर मैं तुक्का भी मारूं 50 रुपए, तो लगभग 90% संभावना है कि सही होता है। तो मैं बताऊंगा ये सारी की सारी की पॉइंट्स जो भी हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, जब मैं पूरा का पूरा 20-25 मिनट का लेक्चर लेके आऊंगा। तो याद रखिएगा, इसमें जुर्माना कितना लगाया जाता है? 50 रुपये, ठीक है? नेक्स्ट देखो, कोई रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में अपेक्षित विवरणियां भेजने से इनकार कर दे, उसे कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है? फिर से वही बात, 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा 50 रुपए, ठीक है? नेक्स्ट देखो, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का विस्तार, इसका विस्तार कहाँ तक है? ये केंद्र का कानून है, और जब केंद्र का कानून होगा तो पूरे भारत में इसका होगा, इसे लागू किया जाएगा, ठीक है? संपूर्ण भारत में इसे लागू किया जाता है। क्लियर बात? तो ये परिवार रजिस्टर और जन्म मृत्यु पंजीकरण से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यूज थे जो आपने अभी देखे। इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।